खिलाड़ी जीता है। क्या शानदार जीत रही भारत के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हकदार फिर एक बार बन चुके हैं। 2012 के बाद यानी 12 साल बाद भारत को ये ट्रॉफी फिर एक बार हासिल हुई है। तीसरी बार 2002 में जीते थे, उसके बाद 2012 और अब 2025। रोहित शर्मा बने मैन ऑफ द मैच और काफ़ी शानदार मैच कल के दिन रही। सभी भारतीयों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और याद रखें तीसरी बार भारत ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता है और न्यूजीलैंड को भारत ने 4 विकेट से हराया। काफ़ी अच्छी मैच रही। लेकिन इसके अलावा ग्लोबल बाजारों की बात करें तो याद रखें गिफ्ट निफ्टी से कमज़ोर ओपनिंग के संकेत आज निकल कर आ रहे हैं। करीब 40 से 50 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी 22,600 के आसपास कारोबार करता हुआ। वहीं अमेरिकी बाजारों की बात करें तो शुक्रवार के सत्र में अच्छी खासी तेजी दिखी। पिछले हफ्ते के लिए भी अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। एशियाई बाजारों से संकेत ठीक ठाक है। अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले काफ़ी अच्छी मैच रही। ग्लोबल बाजारों पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन न्यूजीलैंड को हराकर भारत फिर एक बार चैंपियंस ट्रॉफी का हकदार बन चुका। क्या आपने पूरी मैच देखी और कैसी रही है पूरी टूर्नामेंट, इनफैक्ट मैच ही नहीं? आशीषा, देखिए जीत की आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। और ये ऐसे मैचेस कहाँ मिस किए जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, टीम इंडिया फाइनल में हो और सारे प्लेयर फॉर्म में हो, मतलब क्या कमाल का मैच रहा। देखिए जो दुबई का ग्राउंड है ना आशीषा, मतलब वहाँ 250 का जो टोटल होता है चेस करने के लिए ईजी नहीं होता है वो, और 300 तो हमने देखे भी नहीं। पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, वहाँ पर इंडिया खेली भी। लेकिन ये कल का जो गेम था न्यूजीलैंड के स्पिनर्स और भारत के स्पिनर्स के बीच एक तरह से देखा गया और उसमें हमारे स्पिनर्स ने बाजी मारी है। देखिए गेम पलट दिया था कुलदीप यादव ने, जब 2 विकेट धड़ाधड़ उनके निकाले। सचिन रविंद्र को आउट किया, केन विलियमसन को आउट किया, तो हमारे पाले में काफ़ी हद तक मैच वहीं पर झुक गया था। बावजूद उसके 250 का टोटल बनाया। लेकिन अमेजिंग कैसे कि सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं रोहित शर्मा, और कल उसका एक बार फिर से हमें नज़ारा देखने को मिला है। बेहतरीन पारी उनकी तरफ से, और जो स्टार्ट चाहिए थे इंडिया को, ओपनिंग स्टैंड होगी 100 रनों की, उसके बाद तो ठीक है बीच में कुछ विकेट्स गिरे, लोगों के थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी होंगी, लेकिन अल्टीमेटली एक बेहतरीन विन। और सबसे खास चीज़ ये रही कि इस टूर्नामेंट में जाने से पहले एक अच्छा मोमेंटम टीम इंडिया लेके आई थी। इंग्लैंड को हमने अपने घर में हराया था, तो बढ़िया माहौल के बीच वहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि हमने सारे के सारे मैचेस दुबई में खेले हैं, लेकिन देखिए ये टूर्नामेंट की मेज़बानी थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में फाइनल नहीं हुआ, भारत ने उसको जीता। तो कह सकते हैं कि जले पर नमक जैसा है ये पाकिस्तान के जख्मों पर। लेकिन टीम इंडिया के लिए सुपर विन, एक टीम के तौर पर खेली, और हम सिंगल आउट नहीं कह सकते कि अच्छा कोई एक प्लेयर हीरो रहा हो। सभी के सभी प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया हो, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर कमाल के फॉर्म में हो। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही अक्षर पटेल को, उन्होंने पूरी तरह से निभाया है, और कह सकते हैं कि चैंपियन बनने के पूरे हकदार। 4 स्पिनर, मतलब आपने कब देखा होगा टीम इंडिया को 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हुए, लेकिन इस टूर्नामेंट में हुआ। और अजय रही, अविजित रही टीम इंडिया, और ये दिखाया कि आखिर क्यों वो चैंपियंस बनने के हकदार हैं। हमने न्यूजीलैंड को पहले भी हराया था लीग मैचेस में, और उसके बाद जाके हमने न्यूजीलैंड को फाइनल में भी पटखनी दी, और ये ट्रॉफी उठाई चमचमाती रोहित शर्मा को और विराट कोहली के साथ साथ पूरे देश को एक बार फिर से हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, और सभी भारतीयों को भी शुभकामनाएं। काफ़ी अच्छी मैच रही कल। लेकिन इसके अलावा अभिषेक, ग्लोबल बाजारों से संकेत आज सुबह किस तरह के निकल कर आ रहे हैं? एशियाई बाजारों से तो संकेत ठीक ठाक है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी फिर एक बार कमजोर ओपनिंग के संकेत यहां से निकल कर आ रहे हैं। देखिए आशीषा, गिफ्ट निफ्टी से कमज़ोर संकेत हैं, और अगर हम अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ से भी नेगेटिव संकेत हैं, क्योंकि जो मैच डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं वो बाज़ारों को पसंद आ नहीं रहा है। हफ्ते भर ये चर्चा चलती रही कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको के साथ, कनाडा के साथ टैरिफ कर कोई नेगोशिएशन करेंगे। कुछ नई खबरें वहाँ से निकल के आई हैं। इसके बीच ये पूरा का पूरा हफ्ता बीत गया। अगर आप S&P 500 की बात करें तो ये जो गिरावट रही पिछले हफ्ते की, ये सितंबर
के बाद सबसे बड़ी ये साप्ताहिक गिरावट रही, करीब करीब 3-3.25% के आसपास की। नेस्डेक की जो गिरावट पिछले हफ्ते की रही वो 3.5% की रही, और डाउ की बात करें तो 2.5% के आसपास की गिरावट वहां पर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है, उसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या अमेरिकी इकोनॉमी जो है क्या वो रिसेशन की तरफ जा रही है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, अमेरिकी इकोनॉमी अभी एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, बदलाव के दौर में है, और ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, ज़्यादा क्यास नहीं लगाने चाहिए। लेकिन अगर हम बाजारों की बात करें, शुक्रवार के अगर हम सत्र की बात करें, 600-625 अंकों के आसपास की लोअर लेवल से बहुत ही सॉलिड रिकवरी हमने डाउ जोन्स में देखी है, और तीनों के तीनों इंडेक्स बढ़त पे बंद हुए हैं। लेकिन आज जो शुरुआत हम देख रहे हैं फ्यूचर्स की तरफ से, वो थोड़े से निराश करने वाले हैं। तीनों के तीनों इंडेक्स 0.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहे हैं। ये जो हफ्ता है डेटा के लिहाज से अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि आज न्यूयॉर्क फेड के सर्वे पर नजर रहेगी कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस को लेकर। बुधवार को फरवरी के सीपीआई के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। गुरुवार को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, और शुक्रवार को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के बहुत ही क्रूशियल डेटा आते हैं कंज्यूमर सेंटिमेंट के। तो ये बहुत डेटा हैवी वीक है। देखते हैं कि बाजारों की चाल क्या कुछ होती है। लेकिन एशिया की जो शुरुआत हुई है वो मिली जुली शुरुआत है। हम देख रहे हैं कि हैंगसेंग में करीब 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। चीन में सपाट कारोबार हो रहा है। निकेई में मामूली कमजोरी है, और कोस्पी में 0.5% के आसपास की बढ़त है। तो मिक्स्ड क्यूज हैं एशिया से। लेकिन चाइना को लेकर एक डेटा है, वो आए हैं कंज्यूमर इन्फ्लेशन के। चीन में 13 महीने में पहली बार कंज्यूमर इन्फ्लेशन 0% के नीचे चली गई है। तो क्या चाइनीज इकोनॉमी डिफ्लेशन के दौर से गुजरेगी, ये एक देखने वाली चीज होगी। फरवरी में सीपीआई महंगाई 0.7% गिरी है, जबकि जनवरी में 0.5% बढ़ी थी महंगाई दर। इसके अलावा चीन ने कनाडा के कुछ एग्री प्रोडक्ट्स पर एडिशनल टैरिफ लगाया है। तो देखिए, अब अमेरिका और चाइना के साथ ही नहीं, अमेरिका वर्सेस अदर कंट्री नहीं, बाकी देशों के बीच भी टसल अब साफ साफ दिखने लगा है। पिछले साल कनाडा ने चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, स्टील पर, एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया था, और अब ये रिटेलिएटरी टैरिफ हम कह सकते हैं वो लगाए हैं चाइना ने कनाडा के एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर। अन्य अगर हम संकेतों की बात करें तो गोल्ड में स्टडी डिमांड कायम है। हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन बाइंग हो रही है। भाव जो है $2925 के आसपास है। क्रूड 6 महीने के निचले स्तरों के आसपास ही है। भाव $70 के आसपास का है। एक राहत की चीज वहां से। लेकिन अमेरिका ने रूस पर कुछ नए सैंक्शंस लगाने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रशिया अगर यूक्रेन के साथ अगर युद्ध विराम नहीं करता है तो वो एडिशनल सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो ओवरऑल संकेत मिक्स्ड है। अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे थोड़ी निराशा होगी अमेरिकी फ्यूचर्स को, क्योंकि वहां पर गिरावट है, और गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत थोड़ी सी कमजोरी के ही हैं। 22,600 पर आज शुरुआत हो सकती है। 50 अंकों की नरमी के इंडिकेशंस हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। बिल्कुल, ग्लोबल टैरिफ वॉर इंटेंसिफाई होती हुई, लेकिन एशियाई बाजारों से संकेत ठीक ठाक। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 50 अंकों की गिरावट के संकेत यहां पर भी निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन याद रखें, एफआईआईज ने फिर एक बार शुक्रवार के सत्र में बिकवाली की। करीब 2035 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फ्राइडे के सेशन में की थी। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 2300 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 280 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर 15,700 करोड़ की खरीदारी रही। स्टॉक फ्यूचर्स में 1650 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 250 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के सत्र में थी। वही 2 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। याद रखें, मनप्पुरम फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहा है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर इस स्टॉक को भी ऐड किया गया है। तो 2 स्टॉक एफएनओ बैन में, हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस। लेकिन पिछले पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी करीब 0.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ 1.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। वही बैंक निफ्टी में करीब 0.5% की तेजी दिखी। पिछले हफ्ते की तेजी के बाद क्या वो मोमेंटम इस हफ्ते कंटिन्यू होगा? कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एशियाई बाजारों से संकेत ठीक ठाक, गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन लेवल्स की बात करें तो कौन से लेवल्स पर, इंडेक्स लेवल पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल इंडिया की जीत पर आपको बहुत बधाई। और दूसरा, मार्केट्स में देखिए
पिछला हफ्ता मैं बोलूंगा कि फाइटिंग स्पिरिट शो करते हुए उसने अपने 22,000 के लेवल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। देखिए पिछली बार भी 2-3 बार ऐसे मौके आए जो 22,000 तोड़ने के बाद भी हो गई थी, लेकिन फाइनली 22,000 मार्केट ने बचाया और बैंक निफ्टी ने भी 48,000 को बचाया। ना केवल बचाया बल्कि गैप भी अच्छा खासा बना दिया है। अब 22,500 के आसपास आप ऑलमोस्ट बंद हैं और सेम विद बैंक निफ्टी आप 48,500 के आसपास बंद हैं। कहने का मेरे मतलब है कि मार्केट के पास सपोर्ट तो बन चुका है बट प्रॉब्लम कहाँ है, जो लास्ट वीक भी थी या लास्ट मंथ भी थी, द प्रॉब्लम इज फॉलो अप बाइंग। वो फॉलो अप बाइंग मार्केट्स को मिलती है कि नहीं मिलती, उस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। टाटा के अनुसार एज सच कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। हम मिडल ऑफ द सीरीज ऑलमोस्ट जा रहे हैं। 10 तारीख हो चुकी है, 27-28 तारीख की इस बार डेरिवेटिव एक्सपायरी है। ये वीक एक दिन की छुट्टी का छोटा रहेगा, तो ये 4 दिन के जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे ये मार्केट के बॉडी बनाने का, दैट मींस फॉलो अप बाइंग का काम करेंगे। अगर फॉलो अप बाइंग बन जाती है तो आप ये समझ लीजिएगा अब 22,000 का लेवल आप वापस नहीं करेंगे। आप एक अच्छे खासे मोमेंटम में आ चुके हैं। अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले टैरिफ की लेकर फिर से चर्चा हो रही थी। ट्रस्ट में टैरिफ वाला भूत आपके 15 दिनों में और उतर जाएगा। धीरे धीरे करके उतर चुका है और भी उतर जाएगा। और अमेरिका जो बार बार टैरिफ बोल रहा है और उसको भी ये समझ में आ जाएगा या फिर आ रहा है कि भाई अब हम इतने भी टैरिफ नहीं लगा सकते कि जिसको दें उसको हम टैरिफ की हुड़की दे दें। सामने वाला आदमी भी अपनी प्रिपरेशन करके बैठा है। डिस्टर्बेंस जरूर होगा, हर समय होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मार्केट कैलकुलेट कर रहा है कि इंडियन मार्केट के अंदर आपको बताने के लिए सफिशिएंट है कि जिस दिन उन्होंने कहा कि हम रेसिप्रोकल लगा रहे हैं, हमारा बेस बन गया। ठीक, अब इस वीक के अंदर लेवल्स की देखिए 22,000 तो अब नीचे का लेवल है काफी, जो कि प्रोटेक्टेड लेवल मानता हूं मैं, लेकिन 22,300 भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 22,300 S1, 22,000 S2 यानी कि सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2 रहेगा। ऊपर आते समय एक ऑप्शंस का ट्रेड से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 22,800 की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर आप सारी स्ट्राइक के ओपन इंटरेस्ट चेक करोगे ना तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 2200 में मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर खुले हुए हैं सभी लोगों का, तेजड़ियों का और मंदड़ियों का, यानी कि पियर्स का और बुल्स का। ये है कि 22,800 पे आके हम पियर वाले सोचते हैं कि हमें बाहर निकल जाना होगा और बुल्स वाले सोचते हैं कि हमको अब आना होगा क्योंकि अब कंफर्मेशन आ गया। तो इसलिए 22,800 और 22,700 से शुरू हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया। आते हैं, काम करना है आपको, आराम से काम करना है। नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, राइट एंड नो एक्यूमुलेशन। नजरिया और कुछ लेवल्स प्रॉफिट में है। ठीक है, तो ये नजरिया और कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। विस्तार में फिर एक बार 8 बजे चर्चा करेंगे। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, गुड मॉर्निंग। बताएं, आपने अभी अभी डिम्पी जी को सुना होगा, गिफ्ट निफ्टी से भी हल्की सी कमजोरी के संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपकी रणनीति क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी थोड़ी सी जो पिछले वीक में देखा आपने, एक अच्छी उछाल तो दिखाई है। अभी क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ से ये जो रिस्पाइट बाइंग है इसको फॉलो अप एक्शन मिलता है कि नहीं। तो अगर आप डेटा पॉइंट्स देखें तो एफआईआई की जो फ्राइडे को डेटा थी वो थोड़ी हल्की सी वापस सेलिंग की तरफ आई है इंडेक्स फ्यूचर में, और कैश में तो कंटिन्यूस सेलिंग एफआईआईस की जारी है। तो डेटा पॉइंट्स में ज्यादा कुछ सुधार नहीं है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी अभी तक 15-16 के आसपास लॉन्ग्स है और 85% के आसपास शॉर्ट्स है। और अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट का जो पीसीआर है वो आपका कॉल का जो राइटिंग है 23,700 के जोन में काफी एक्शन दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यहाँ से जो अपसाइड है थोड़ी सी लिमिटेड हो सकती है आने वाले हफ्ते के लिए या शॉर्ट टर्म में। जो रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी की वो बनेंगे अभी 22 सपोर्ट बनेगा 22,300 का, और रेजिस्टेंस बनेगा 22,700 और 22,800 के रेंज में। तो एक न्यूट्रल सेटअप है यहाँ पे। कोई ट्रेड आप यहाँ पे ना बिठाए, हल्की सी डिप के लिए वेट करे। 22,300 350 के जोन में निफ्टी आती है तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ ट्रेडिंग के माध्यम से अच्छी रहेगी, वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर। लेकिन अक्षय जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? अक्षय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
हाँ हाँ बिल्कुल। वापस आप दोहराएंगे सवाल, मैं मिस कर गया। मैं पूछ रही थी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के सत्र के लिए कौन से होंगे, खरीदारी के मौके आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? जी तो आईटी क्षेत्र थोड़ा जो है ओवरसोल्ड है टेक्निकल पैरामीटर्स में। एक हल्की सी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है आने वाले हफ्ते। यहाँ पे सबसे बेहतरीन सेटअप परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज का लग रहा है, तो परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज बाय करने की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस पे 5367 और 5395 ये दो टारगेट के साथ आपको ये स्टॉक बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको 5212 ये लगा के इस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो परसिस्टेंट सिस्टम्स पर खरीदारी की राय आईटी सेक्टर से। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कुछ बड़ी खबरें ओवर द वीकेंड निकल कर आई है। पूरी डिटेल्स के साथ शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। कहाँ पर बड़ी खबरें हैं और उनके दम पर कौन से स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा, और बस पूरे जो दर्शक है और आपको सबको, पूरी टीम को जो है भारत ने जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता। लगातार ये रिकॉर्ड थर्ड वाला था। इसकी सारी डिटेल्स तो अभिषेक बता ही दिए थे, मैं सुबह देख रहा था। लेकिन न्यूज फ्लोज बहुत आए हैं आशीषा, वीकेंड था तो ऑफ कोर्स सबसे पहले इंडसइंड बैंक पे जो है उस पर नजर रखेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो अप्रूव कर दी अपॉइंटमेंट सुमन कातपिला जी को जो एमडी सीईओ रहेंगे, और एक्सटेंशन 1 साल के लिए हुई है। नेट जो बाजार का एक्सपेक्टेशन था ना कि ये 3 साल का हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ 1 साल की आई है, तो स्टॉक में थोड़ी प्रेशर आ सकती है। वही जेंसॉल इंजीनियरिंग के भी जो है नज़र पे रखिएगा स्टॉक को। यहाँ पे जो है प्रमोटर्स ने जो है री इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स 871 रुपीज़ पर शेयर, और ये जो है उनकी जो पुरानी शेयर वारंट इशू है उस बेसिस पे रहने वाली है। प्रमोटर्स ने कहा है कि जो सेल ऑफ शेयर्स रिसेंटली हुए हैं उसका कारण है लिक्विडिटी अनलॉक करना और री इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस में। और ओवरऑल बोर्ड मीटिंग की बात करें तो 13 मार्च को जो है बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहां पे फंड रेज और स्टॉक स्प्लिट कंसिडर किया जाएगा। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एमओयू साइन कर दिया है, जहां पे लगभग 7000 मेगावाट का जो है ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स आएगा। एलेम्बिक फार्मा की 1 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन आई है उनके बड़ौदा का प्लांट को लेके। वही लुपिन की बात करें तो उन्होंने ब्लड वेसल्स ट्रीटमेंट ड्रग जो है यूएस गवर्नमेंट में डाला है। एस्ट्राजेनेका फार्मा की बात करें तो परमिशन आई है सीडीएसओ से, जहां पे वो कैंसर ड्रग लॉन्च करेंगे इंडिया में। वही बाइकॉन की बात करें तो उनकी जो स्टडी हो रही है बायोलॉजिक्स में, वहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो एक बायोसिमिलर ड्रग को लेके आया है। एनएमडीसी में भी 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज है। एक तो है कि 17 मार्च को डिविडेंड कंसिडर करने वाली, और कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आ रही है कि वेज रिविजन्स को लेके इशू आ रही है कंपनी में। आरबी इंफ्रा की बात करें तो मंथली टोल डेटा स्ट्रॉन्ग आया है, 18% रेवेन्यू ग्रोथ किया है। और मारुति सुजुकी आखिरी में एजेंसी से खबर आ रही है कि हीरो फिनकॉर्प के साथ वो पार्टनर किए हैं रिटेल कार फाइनेंसिंग को लेके। बिल्कुल, तो ऑटो सेक्टर से मारुति सुजुकी, जेंसॉल इंजीनियरिंग, इसके अलावा इंडसइंड बैंक जहां पर आरबीआई से अप्रूवल मिल चुकी है एमडी एंड सीईओ सुमन कतपालिया के एक्सटेंशन के लिए 1 साल के लिए। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। लेकिन कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई है, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है? इंडसइंड बैंक पर जाहिर तौर से कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगी, और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल की एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, और कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडसइंड बैंक जो आज काफ़ी फोकस में रहने वाला है। उस पर 3 ब्रोकरेज नोट आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलारा ने इंडसइंड बैंक पे जो रिपोर्ट निकाली उस पर क्या कहा है, जहाँ पे उन्होंने जो है एक्यूमुलेट किया है फ्रॉम बाई से, और टारगेट प्राइस जो 1320 से घटाकर 1050 पर रखा है लीडरशिप ट्रांजैक्शन रिस्क को लेकर। उनका कहना है कि जो आरबीआई ने जो उनके एमडी को लेकर जो 1 साल का एक्सटेंशन दिया है वो एक कंसर्न रेस कर सकता है लीडरशिप को लेकर, जिसके चलते स्टॉक में जो है कुछ और करेक्शन देखने मिल सकता है। उनका कहना है कि जो पिछले कुछ महीनों में स्टॉक्स में जो है 30% के आसपास की करेक्शन देखने को मिली, जिसके चलते वैल्यूएशन फ्रंट में जो है स्टॉक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो लीडरशिप फ्रंट पे है वहाँ पे जो है अनसर्टेनिटी के चलते जो है स्टॉक में एक्शन देखने मिल सकता है। इसी के साथ साथ नुवामा ने भी जो है इंडसइंड बैंक पर मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 1115 रखा है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि आरबीआई ने हाल ही में जो
सीईओ को जो 1 साल का एक्सटेंशन दिया है, उसके चलते जो आने वाले सीईओ है वो एक्सटर्नल हो सकते हैं, जिसके चलते अनसर्टेनिटी जो है रह सकती है। और जो नियर टर्म अर्निंग विजिबिलिटी है उसमें जो है ऑलरेडी इम्पैक्टेड रहा है वीक एमएफआई साइकिल के चलते। इसी के साथ साथ एक्सिस कैपिटल ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस 937 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो सीईओ का जो एक्सटेंशन है 1 साल के लिए वो एक की ओवरहैंग है, और जो अपॉइंटमेंट है शॉर्टर टेन्योर के लिए वो रिफ्लेक्ट करता है लैक ऑफ स्टेबल टॉप मैनेजमेंट। स्टॉक्स में जो है पिछले कुछ महीने में करेक्शन देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक, और स्टॉक जो है स्टॉक का जो प्राइस टू बुक एडजस्टेड रेशियो है 0.9 टाइम्स ट्रेड कर रहा है FY27 का। आखिर में बात करेंगे भारतीय हेक्साकॉम की, जहां पर मोतीलाल ओसवाल ने इनिशिएट किया है भारतीय हेक्साकॉम पर बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस जो 1625 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि भारतीय हेक्साकॉम पोटेंशियली फास्टर ग्रो कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एयरटेल सब्सक्राइबर और आरपो, इन दोनों ही फ्रंट में। और मोतीलाल जो है प्रीफर करता है हेक्साकॉम एज़ कम्पेयर टू एयरटेल, जो कि लार्जली ड्रिवन है लोअर कैपिटल मिस एलोकेशन कंसर्न। ठीक है, तो भारतीय हेक्साकॉम पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट और इसके अलावा इंडसइंड बैंक और कुछ और स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग। बताएं, सबसे पहले ब्रेंट क्रूड की ही बात करेंगे। $70 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट दिखी है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली नेचुरल गैस में थोड़ा मंथ के आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उम्मीद थी बीच में कि रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन कुछ वार्तालाप स्टार्ट हो सकते हैं, वो उम्मीद पूरी अभी नहीं लग रही, क्योंकि जिस हिसाब से वीकेंड में या 3-4 दिनों से डेवलपमेंट हुए, काफी जियोपॉलिटिकल टेंशन ये दोनों कंट्री के बिटवीन रेस हुए। हालांकि नेचुरल गैस का रिलेशन यूरोप के वजह से उसकी एक बड़ी पाइपलाइन यूरोप की यूक्रेन से जाती है। रशिया एंड यूरोप के बिटवीन जो यूक्रेन काफी टाइम से उसके ऊपर होल्ड लगा के बैठा है, तो शायद ये होल्ड और एक्सटेंशन होगा, तो इससे सप्लाई की थोड़ी दिक्कत होगी। नेचुरल गैस बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 368, 369 का एक लॉस था, थोड़ा गैप अप ओपनिंग के चांसेस है, तो एडजस्टेड स्टॉप लॉस 368 ही रखा है, और अपर साइड 382 तक के लेवल आ सकते हैं। क्रूड में हायर लेवल पे बिकवाली करे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी रिकवरी थी। हालांकि जो चाइना के मैक्रो कंसर्न है, इस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा बहुत वहां पे हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक 5880 के करीब से उसको सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 5920। डाउन साइड फिर से 5770 तक के लेवल आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। नजरिया कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी, प्रेशियस मेटल मार्केट में आप किस तरह का ट्रेड करने की रणनीति देंगे? जिस हिसाब से ट्रेड वॉर बढ़ रहा है, पर्टिकुलर कनाडा पे भी काफी ट्रेड टैरिफ चाइना ने इम्पोज किए। आज से 15% एग्रीकल्चर टैरिफ ऑलरेडी अप्लाई होने हैं चाइना ने जो यूएस पे लगा है। आई थिंक ये जो सारे कंसर्न है, शायद लग रहा है कि थोड़ा सेफ हेवन अपील गोल्ड एंड सिल्वर में बनी रहेगी। सिल्वर में प्रायोरिटी रहेगी बाय कर विद स्टॉप लॉस ऑफ 96,880, टारगेट वुड बी 98,010। ठीक है, तो ये नजरिया प्रेशियस मेटल्स मार्केट पर। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन ब्रेक